by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimboli Sugars, PS Jewelers और IIEM College. नवंबर 2011 को इसे पंचशील नगर के नाम से एक जिले के रूप में घोषित किया था और उसके बाद अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2012 में इसे हापुड़ नाम दिया और तब से लेकर आज तक हापुड़ इसी नाम से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ऐसे में क्या कुछ वो चुनौतियां हैं जिसको पार कर आज एक जिले के रूप में अपने नाम को हापुड़ ने स्थापित किया है उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर। और साथ ही साथ चुनौतियां क्या कुछ होगी आज के अधिवेशन में विस्तार से इस पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ। मंच पर मैं हमारे आज के खास अतिथियों को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले मैं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए हो जाए। इसके अलावा हापुड़ अधिवेशन की मुख्य अतिथि विमला माथम मैडम को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है मैडम। जोरदार तालियां एक बार विमला माथम जी के लिए। इसके अलावा मरगूब त्यागी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव में एक बार जोरदार तालियां मरगूब त्यागी जी के लिए। और हापुड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए भी बजा दीजिए। मंच पर आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके अलावा श्रीचंद शर्मा जी विधान परिषद सदस्य शिक्षक सीट से हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आप मंच पर पधारें। इसके अलावा मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विपिन गुप्ता जी को, इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संचालक हैं। सर जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। इसके अलावा एमए चौधरी साहब को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर हैं। जोरदार तालियां एक बार चौधरी सर के लिए भी। तालियां एक बार बजा दीजिए हमारे खास मेहमानों के लिए। और आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए। अरविंद जी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार आज के खास अधिवेशन के लिए। हापुड़ की धरती में मौजूद हैं हम इस वक्त। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आप सभी अतिथियों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप अपना अपना नीचे स्थान ग्रहण कर लें। इसके अलावा विमला माथम मैडम से मैं दरख्वास्त करूंगी कि मैम आप मंच पर बने रहिए। सत्र की शुरुआत आप ही से करेंगे। बाकी सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूंगी कि आप नीचे एक बार अपने स्थान को ग्रहण कर लें। देखिए जब 2011 में हापुड़ को गाजियाबाद से अलग किया गया तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बनकर वो रह गया, लेकिन तब से लेकर आज तक इस छोटे से जिले में क्या कुछ हुआ है, विकास कितना हुआ है, चुनौतियां कितनी आई और आने वाले समय में इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाएगा, इस पर बातचीत होगी। और क्या कुछ खासियत है हापुड़ की, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हापुड़ पर अपने दर्शकों के लिए। राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद ही शानदार जिला है जो प्रदेश की संस्कृति, कला और समृद्धि को बखूबी बयां करता उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर तिलहन, गुड़, गन्ने और कपास का
व्यापार खूब होता है। स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब और हब बनाने के रूप में विख्यात है। इतना ही नहीं, हापुड़ कागज, शंकु और ट्यूबों के लिए भी प्रसिद्ध है। हापुड़ शब्द हापर से बना है, जिसका मतलब बगीचा होता है। गंगा नदी की पूर्वी सीमा और पवित्र गढ़मुक्तेश्वर, जहां हर साल लाखों लोगों की तीर्थ यात्रा के लिए आकर्षण का केंद्र है, वही देश की आजादी में हापुड़ की महती भूमिका रही है। 1857 में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की याद में 1975 ईस्वी से हर साल शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जो 10 मई से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। संपूर्ण देश में 1857 से संबद्ध इस प्रकार के मेले का आयोजन और कहीं नहीं होता। तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने 28 सितंबर 2011 को हापुड़ को पंचशील नगर नाम से एक जिले के रूप में घोषित किया। जुलाई 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका नाम बदलकर हापुड़ जिला रखा। हापुड़ पापड़, पेपर शंकु और ट्यूबों के लिए प्रसिद्ध है। व्यापारिक, सांस्कृतिक, कला की दृष्टि से हापुड़ प्रदेश की आन, बान और शान है। इंडिया न्यूज आप सभी हापुड़ वासियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जोरदार तालियां एक बार हापुड़ प्रदेश के लिए हो जाए, एक क्षेत्र के लिए हो जाए। अब सत्र की शुरुआत करेंगे और सत्र की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी नारी सशक्तिकरण पर। खास मेहमान बिमला बातम जी हमारे बीच में है। देखिए, ये शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि सरकार निरंतर इस क्षेत्र में खासतौर पर नारी सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद उसके प्रदेश की महिलाएं कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और इसकी वजह क्या है और आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, विस्तार से बातचीत करने के लिए आप सत्र की खास मेहमान बिमला बातम जी मंच पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए हो जाएं। और सत्र का संचालन करेंगे हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी। नमस्कार दोस्तों, विमला जी का बहुत स्वागत है। बहुत अमूल्य समय निकाल के आई हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सवाल हैं, बच्चियों के सवाल हैं जो हम विमला जी से पूछेंगे। लेकिन पहले विमला जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने राजनीति में लंबा संघर्ष किया, त्याग किया, आपने अपनी सीट छोड़ दी हैं। कहते हैं त्याग का फल जो है वो बड़ा मीठा होता है ना जी? तो कैसे मीठा होता है? हाँ, होता है ना। तो आप तो जनता की सीधी राजनीति में थी, रोज उनकी समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल में एडमिशन, हैं, राशन कार्ड बनवाना और दरोगा और तहसीलदार और एसडीएम हैं। लेकिन अब पूरी भूमिका आपकी बदल गई है। तो आपने ये निर्णय कैसे लिया, क्यों लिया ये? एक्चुअली ये जब हमारा टिकट नहीं हुआ इन्हें हुआ, तो उसके बाद हम 1.5 साल तक रहे घर में, समाज से जुड़े रहे, लेकिन राजनीति से दूर हो गए। उसके बाद अपने आप जब ये पद आया तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे एक कोई पद मिलने वाला इस तरह का। महिला आयोग का बड़ा पद है ये मुझे मालूम था, लेकिन ये मुझे मिलेगा ये नहीं मालूम था। लेकिन जब पद मिला मुझे, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि एक जो शुरू से हमारा एक अभियान था महिलाओं के लिए कुछ काम करने का, इस नाते हमने एक बहुत 1986 में एक हमने संस्था भी बनाई थी, महिला उद्यमी संस्थान। तो वो हम शुरू से जुड़े हुए थे इसके साथ में। तो मुझे लगा कि यहाँ काम करने का अधिक अवसर मिलेगा और अधिक न्याय कर पाएंगे हम महिलाओं के साथ में। ये हमारे दिमाग में आया और हमारी सोच भी इसी तरह की रही। और उसके बाद से आज 3रा साल चल रहा है हमें इस पद पर रहते हुए। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बराबर महिलाओं के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और यही जीवन का मिशन है कि अगर हमने किसी महिला को न्याय दिलवाया तो लगता है कि उस दिन बहुत हमें सुकून मिला। आपके पति तो इतने बड़े इतिहासकार हैं जी। आप शाहजहांपुर में पैदा हुई हैं, वहाँ से आपने जो है कर्मस्थली अपनी नोएडा बना ली जी। तो ये जो वहाँ से यहाँ आना
जी। वो कैसे, ये सफर कैसा रहा? नहीं, वहाँ से तो हम एक्चुअली दिल्ली आए थे शादी के बाद। हम चूंकि हमारे हस्बैंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में थे, जो दिल्ली में जयपुर हाउस के नाम से है, तो इसलिए मुझे फिर यहाँ आना पड़ा दिल्ली। दिल्ली के बाद जब नोएडा में स्कीम निकली इंडस्ट्रियल प्लॉटों की, तब हमने इंडस्ट्री के लिए अप्लाई किया और उस नाते फिर हम नोएडा में इंडस्ट्री लगाई। और इस नाते फिर नोएडा में बाद में 86 में 86 में फिर हमने नोएडा में रेजिडेंशियल प्लॉट भी लिया और धीरे धीरे मतलब आप परमानेंट जो है नोएडा की अब निवासी हो गई? बिल्कुल परमानेंट। और उनके महिलाओं और बाकी जो लोग थे उनके संघर्ष की भागीदार होने लगी? जी बिल्कुल। नोएडा के अब तो पूरा उत्तर प्रदेश हमारे पास है। हाँ, यही मैंने कहा। वो तो जैसे ही पंकज जी यहाँ आके आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जी बिल्कुल। पूरी उत्तर प्रदेश के दौरे भी हमारे लगते हैं, जाते भी रहते हैं। बाकी पूरे प्रदेश से समस्याएं तो आती हैं जी। अब मुझे ये बताइए मैडम कि बहुत सारी कोशिशें सरकार कर रही है जी। नारी शक्ति के लिए कई मिशन चलाए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई नंबर ऐसे घोषित हैं जिसपे कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला तुरंत फोन करके सहायता प्राप्त कर सकती है। लेकिन आप आए दिन देखिए, आए दिन बड़ी घटनाएं होती हैं। रेप की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, और जिसको हम कहते हैं कि भाई जो राम राज्य का सपना आप लोगों ने देखा है वो कितना सफल होता हुआ दिख रहा है। एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आप यहाँ पर आने के बाद आपने ऐसी कौन सी काम करने की कोशिश की जिससे कि जो अपराध है उसको रोकने का काम हुआ हो, और जो महिलाएं हैं जो जिनको लगता था कि हमें न्याय में देरी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं तेजी आई हो, क्योंकि हजारों एप्लीकेशन आपके पास रोज आती है। जी एक्चुअली जो हम अगर बात करें कि महिलाओं के क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं, एक तरह से आपका सवाल यही है। उसमें हमारे पास 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और जो आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, अब अपराध बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अपराध खत्म भी नहीं हुए हैं, इस बात को हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है ये, हमारे उत्तराखंड जैसे 5 प्रदेश बन जाए इसमें, इतना बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या 24 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें आप मान सकते हैं मोटा मोटा अगर हम देखें तो 11 साढ़े 11 करोड़ की महिलाओं की आबादी है उसमें। तो इतनी बड़ी आबादी में हम ये मानते हैं कि कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जो होनी नहीं चाहिए। मैं इसमें पूरी तरह इस बात को जोर देकर कह रही हूँ कि घटनाएं होनी नहीं चाहिए। महिला आयोग पूरी तरह इस पर अपनी आंख रखता है। कहीं भी घटना होती है हमारा तुरंत वहाँ पर कोई न कोई सदस्य पहुँचता है। पूरी तरह हमारी एसपी, डीएम से, एसएसपी से सबसे बात होती है, आईजी, डीआईजी सबसे हमारी बात होती रहती है कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे ऐसा हो कि किसी महिला को इस तरह की परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े जो गुजरना पड़ता है। कई बार तो अभी आपने 2-3 घटनाएं देखी, बहुत, हाँ इधर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी मैम, बड़ी घटनाएं हो गई जी। लेकिन कई बार अब जैसे अभी एक घटना हुई जो जिसमें उसने लड़के ने जहर दे दिया, उन्नाव में जो हुई घटना, तो वो तो आपसी रंजिश की वजह से था, जो भी था। लेकिन शाहजहांपुर की घटना आप देखिए, शाहजहांपुर की घटना हुई जी। इसमें 2 तरह से हम चीजों को बचा सकते हैं। एक तो जो हमारे कानून हैं, सरकारी कानून जो बने हुए हैं वो बहुत पर्याप्त हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन टाइम से हो जाए, जल्दी हो जाए और जल्दी न्याय मिल जाए। एक तो वो। दूसरा हमारी सामाजिक रूप से भी जिम्मेदारी है कि हम सामाजिक रूप से अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें, उन्हें बचपन से ऐसा वातावरण दें और उनकी मानसिकता ऐसी बनाएं कि देखो तुम्हारे लिए ये जो है, तुम्हारी पड़ोस में अगर कोई लड़की रहती है, तुम्हारे घर में कोई लड़की रहती है, तुम्हारे किराएदार है, कोई मकान मालिक है कोई, या आसपास कहीं रहती है, तुम्हारे साथ पढ़ती है, वो सब तुम्हारे लिए आदरणीय है। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ऐसी नई चीज है कि जिनके लिए आप अभद्र टिप्पणी करें, अभद्र व्यवहार करें या मानसिक रूप से कोई ऐसी भावना पालें जिससे उन बच्चों का नुकसान हो। तो ये हमें शुरू से ही सामाजिक रूप से भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हर माँ को जरूर ये पहला पाठ पढ़ाना पड़ेगा। मैम देखिए, एक आपने बड़ा सवाल उठाया कि जो आप चाहती हैं, जो करना चाहती हैं कि न्याय व्यवस्था में बड़ी समस्या है, घटना हो गई, छानबीन हो रही है,
वो प्रोसेस अपना चलता रहता है छानबीन का। आप देखती हैं आप लोग कितना दबाव बनाती हैं, चिट्ठी आती हैं, आपकी टीम जाती है वहां से रिपोर्ट देती है, उसके बाद फिर आपका लगातार दबाव रहता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जैसे शाहजहांपुर की घटना आप देखिए, बहुत बड़ी घटना है। उन्नाव की घटना में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई, उसको फाइंड आउट किया। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई बच्चों को हमें ये शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन मानवाधिकार आयोग जो महिला आपका आयोग है, इस तरह के कुछ कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे हो जिससे कि लोग सीधे उससे जुड़े। वो तो शिकायतें तो करते हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे। आप देखिए पुलिस के पास शिकायतें जाती हैं, पुलिस उसको दबा के रखी रहती है। आप देखिए आपके पास कितनी शिकायतें ऐसी आती होंगी। इसमें पुलिस को भी अपना भूमिका बदलनी पड़ेगी। पुलिस को भी एकदम तुरंत न्याय देना पड़ेगा, तुरंत उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर कोई पीड़िता आती है जी पुलिस चौकी में और वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है या मुझे छेड़ा गया है, जो भी अपनी कोई शिकायत करती है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अभी नहीं बाद में देख लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि घटनाएं इससे काफी प्रभावित हो जाती हैं। उसमें मेरा एक सवाल मैम और है, आप देखिए इधर बीच एलिगेशन लगाने का भी एक चलन सा चल गया है। आप देखते हैं बहुत सारी घटनाओं में ऐसा आता है कि सच्चाई कुछ और होती है, किसी को बदनाम करने के लिए एलिगेशन लगा, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी के लिए भी, किसी की इज्जत के लिए, किसी के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखिए पॉलिटिकल आदमी है, उसके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि भाई इन्होंने जो है हमें इस तरह से देखा या छेड़छाड़ कर दी या ये कर दिया, और वो भी एक दिन में नहीं, 5-5 साल 10-10 साल बाद। तो ये इसके लिए भी मैं समझता हूं कि कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बनाए जाने की जरूरत है जिससे उनकी इज्जत भी बची रहे। नहीं, इसमें तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास केस जो आते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन सा फेक है या कौन सा। अच्छा, कैसे भाई ये बताइए। नहीं, ये तो देखिए एप्लीकेशन देख के, जब हम एप्लीकेशन उसकी पढ़ते हैं और महिला से पूछते हैं, सवाल क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपने आप बता देती है कि नहीं, ये जो एप्लीकेशन में लिखा ये हमने नहीं कहा ये। अच्छा, जैसे हम पूछते हैं कि भाई ये इसमें दहेज का लिखा है, इसमें रेप का लिखा है, इसमें ये लिखा है, कहते नहीं अच्छा कैसे लिखा हमें पता नहीं। हाँ। वो बेचारी, उनको पता नहीं। अच्छा, वो बेचारी ज्यादातर उसमें महिलाएं ऐसी होती है जो कम पढ़ी लिखी होती है, वो एक्चुअली वकील से बनवाती हैं। हाँ, तो वो हमें लैंग्वेज एकदम समझ में आ जाती है, बल्कि हाथ की लिखी चिट्ठी को हम ज्यादा तरजीह देते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं कि वो ज्यादा सही होगी, क्योंकि उसने पीड़िता ने अपने आप लिखी है वो चिट्ठी। लेकिन इससे हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर देखिए ऐसा है, हम पुरुष आयोग तो नहीं है, महिला आयोग है, तो हमें महिलाओं की ही करनी पड़ेगी। वो तो बात तो सही कहा आपने, लेकिन पुरुषों का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई। नहीं, लेकिन हम जरूर उनको न्याय करते हैं और महिला को समझाते हैं कि यहाँ पर ये गलती है और ऐसा मत करो। महिला को भी समझाते हैं, लेकिन पुरुष को भी हम पुरुष का केस हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा महिला आयोग है, तो ये हम इसके लिए तो मजबूरी हमारी है। देखिए पुरुष आयोग तो कोई बना नहीं है भाई, है ना, तो इसलिए आप लोग को महिला आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ये आप जान लीजिए। हाँ, इतना बिमला जी जरूर करेंगी कि अगर कोई फेक शिकायत आएगी तो भाई उसको जो है तुरंत उसको कहेंगे कि भैया अपनी एप्लीकेशन लेके बाहर जाओ। लेकिन न्याय तो भाई पुरुषों को जो है पुरुष आयोग बनेगा तभी मिलेगा। आपको भी लगता है? हाँ जी। वैसे एक बात बताऊं आपको, जो अभी मिशन शक्ति जो प्रोग्राम चल रहा है योगी जी का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत तो आप अगर चाहें तो अभी मैंने देखा कि हमारे महिला आयोग को भी बहुत लोग नहीं जानते, खास तौर से इंटीरियर में। जी। तो अभी 3-4 तारीख को हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं तहसील स्तर पर। अच्छा। ताकि गांव के अंदर, ब्लॉक और तहसील स्तर पर, ताकि गांव के अंदर हमारी जो पैठ है, जो वहाँ की दुखी महिलाएं हैं, उनको पता चल सके कि महिला आयोग क्या है और हम कैसे वहाँ पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। तो ये मिशन शक्ति के अंतर्गत योगी जी की बहुत सारी स्कीमें हैं। कितने जिलों में जा रही हैं आप बिमला जी? जी, कितने जिलों में जा रही हैं अभी आप इस मिशन शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए? तो हमारा रायबरेली लगा हुआ है 2 दिन का, और उसके बाद जो 10 तारीख को हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रोग्राम है, वो भी मिशन शक्ति के अंतर्गत ही है, उसी के ऊपर पूरा फोकस रहेगा हमारा। मिशन शक्ति एक बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट है, अभियान है, जो वास्तव में जिससे बहुत फायदा हो रहा है, महिलाओं की जिंदगी में बदलाव नजर बहुत बदलाव आ रहा, बहुत फायदा हो रहा। अभी तो सरकार की इतनी स्कीमें हैं जो नहीं मालूम है महिलाओं को। जी हाँ, हमारी महिलाओं को मालूम ही नहीं, उनको भी बताना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उनको नीचे तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा एक काम है, जो जिसकी वजह से महिलाओं का जीवन स्तर बहुत ऊपर आ सकता है, अगर वो स्कीमें उन्हें पता चले तो। भाई एक बार जरा जोरदार ताली सब लोग बजाइए, थोड़ी गर्मी तो
मैं मंगरू भाई से कहूंगा कि भाई थोड़ी सी ठंडक की व्यवस्था करें। देखिए उन्होंने कर दी, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस सोच के साथ विमला जी राजनीति में आई उस आगे बढ़ा रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे लोग संकल्प तो लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और महान महारथी और जो लोग इतिहास बनते हैं वो ऐसे ही लोग बनते हैं कि जो हम प्रण करें उसको समाज के लिए पूरा करें, और उसके लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। विमला जी, मेरा एक और सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए में आने के बाद आपने कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं शुरू की, क्योंकि आपने उनका कार्यभार जब संभाला बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, आपको लगा होगा कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, इसमें हम इन चीजों को और जोड़ दें तो शायद ये योजना और बेहतर हो सकती है, आपके पास महिलाएं और कितनी जल्दी आ सके न्याय पाने के लिए, तो जरा सा उसके बारे में विस्तार बताइए। सबसे पहले तो जब हमने ज्वाइन किया तो ईमेल नंबर तो था लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं था, जबकि ईमेल पे जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उसको करने में ईमेल करने में बहुत दिक्कत आती, उसको पता नहीं कि ईमेल कैसे करें। तो हमने सबसे पहले एक व्हाट्सएप नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो व्हाट्सएप करना आसान रहता है। अगर नंबर कोई जानकारी हो तो दे दें। मैं नंबर बता सकती हूँ, 630 65111708। बहुत बढ़िया। ये नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया। इस पर बहुत सारे अब शिकायतें आती हैं, ज्यादा शिकायतें इसी पे आती हैं। फिर हमने अभी ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, हमारा ऑनलाइन भी आप शिकायत कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप लखनऊ आए, लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे बात कर लीजिए और अपनी शिकायत कर दे। ईमेल नंबर है up.महिलाआयोग@yahoo.com। बहुत बढ़िया। ये इस तरह के हमारे सब चीजें हैं। और वैसे भी 5 तरह से हम शिकायत लेते हैं। वॉक इन, आप चल के आ जाइए, और फैक्स नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, और अब ऑनलाइन भी हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी शिकायत तो मैम उसमें कोई बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। एक चीज और है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इसमें समय सीमा आपने तय कर रखी है कि अगर शिकायत आती है तो इतने दिनों में उसका निस्तारण होना आवश्यक है? जी बिल्कुल, हमने अपनी तरफ से तय कर रखी है, लेकिन जब यहाँ पर उस जिले में जिस जिले की शिकायत है हम उस जिले के एसपी या डीएम को लिखते हैं, जहाँ एसएसपी है वहाँ एसएसपी को लिखते हैं, और अगर कोई वैसा मैटर है तो डीएम को लिखते हैं। तो हमारी उम्मीद रहती है 20 दिन के अंदर अंदर हमें ये जवाब दें, क्योंकि ये भी फिर अपने आप वहाँ पर जाके सारा विवेचना कराते हैं, विवेचना कराते हैं सदस्य। अभी मैं वो बता रही हूँ, ये विवेचना करके फिर ये हमें रिपोर्ट भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट हमें आती है, फिर हम इन लोगों को बुलाते हैं जो हमारी पीड़िताएं हैं, दोनों पक्षों को बुला लेते हैं। जहां तक हमारी कोशिश रहती है दोनों पक्षों में सुलह सफाई करा दें। अगर नहीं बात बनती है तो फिर रास्ता कोर्ट का बचता है। अगर किसी तरह से जैसे एक पक्ष नहीं मान रहा है, जैसे मानिए 2 पक्षों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है और एक पक्ष नहीं मान रहा, वो हस्बैंड कहता मैं नहीं रखूंगा किसी कीमत पे इसको, तो फिर हमारे लिए रास्ता ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट इकोनॉमी मतलब मॉनेटरी बेनिफिट कराए और कोर्ट में फिर केस चला जाता है। तो आपके पास तो इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ हमारे जो काम करने का तरीका है वो ये है, हमारे 25 सदस्य हैं, 2 हमारे उपाध्यक्ष, 1 मैं अध्यक्ष हूँ, 28 लोग हैं। हमारे यहाँ जो जिले हैं वो 75 जिले हैं यूपी में, तो हमने 25 मेंबर्स को एक मेंबर को 3-3 जिले दे रखे हैं। हमारी जन सुनवाई लगती है पहले और 3rd बुधवार को, ताकि जो लखनऊ नहीं आ सकती महिलाएं और अपनी बात उन्हें कहनी है तो वो वहाँ जाकर अपनी बात कह सकती हैं। तो हर जिले में जन सुनवाई होती है, हर जिले में होती है जन सुनवाई। अच्छा, तो औसतन अगर हम देखें तो आपके पास तो हर समय हजारों की संख्या में केस होते हैं, स्कूटनी कैसे करती हैं? ये पूरा डिपार्टमेंट है कि जैसे कौन सा छेड़छाड़ का केस है, कौन सा दहेज हत्या का केस है, कौन सा क्या, हर अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग उनकी मॉनिटरिंग होती है, सेक्शन अलग अलग होते हैं। और अब तो हमारे क्या हो गया है कि अगर किसी का एप्लीकेशन गलत भी आती है तो हम तुरंत उसको व्हाट्सएप करते हैं, और व्हाट्सएप में हमारी एप्लीकेशन का प्रारूप पड़ा हुआ है कि आप इसको भरिए, इस तरह का एप्लीकेशन भर के भेजिए हमें, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाए हमारे पास पीड़िता की। उसके बाद अभी हमने एक कोड नंबर इशू किया है, जो SMS के जरिए, जैसे आपकी एप्लीकेशन आई किसी की और उसको तुरंत
जैसे एप्लीकेशन रिसीव हो गई हम उसको कोड नंबर देंगे कि एक नंबर है, आप इसको आप जब भी आप पोस्ट हम करना एसएमएस चाहें। करेंगे उसको जी। कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, आपका कोड नंबर ये है। जब भी आप संपर्क करें, कुछ बात पूछें तो इसी कोड नंबर को बता दीजिए, बता आप के उससे जानकारी तो आप- उससे एकदम आपकी फाइल निकल आएगी। अपडेट कितना है उसमें, क्या हुआ, वो जानकारी मिल जाएगी। जी जी, तो ऐसे बहुत से काम हमने किए हैं, करते रहते हैं। बहुत ही अभी बढ़िया। तो बहुत अभी मानव तस्करी पे हमने प्रोग्राम किया। हाँ। अभी परसों नरसों हमने एक पुलिस के साथ में प्रोग्राम किया है कि पुलिस से क्या दिक्कत है हमारी पीड़िताओं को, क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, जी। पीड़िताएं कहती हैं, जी। तो उनकी दिक्कत दूर हो जाए, इस पे प्रोग्राम हमारे हर महीने क्या हर 15 दिन में प्रोग्राम चलते नहीं रहते मैडम, हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके प्रोग्राम में हम लोग जो है भागीदार रहेंगे जी। और आपकी जो मुहिम है इसको गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले तक ले जाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि महिलाओं के साथ साथ आप थोड़ा सा पुरुषों पे भी ध्यान दीजिए, बेचारे वो भी बहुत पीड़ित हैं, और अगर उनका कोई आयोग बने तो उसके लिए भी सिफारिश करिए कि भाई जिस तरह से महिलाएं पीड़ित हैं उस तरह से पुरुष भी पीड़ित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो पुरुषों की शिकायत भी आती है कभी आपके पास? आती है, लेकिन वो लोग बेचारे पूछते हैं कि क्या हमारी आप कंप्लेंट लेंगी, तो हम मना कर देते हैं कि हम आप कंप्लेंट नहीं लेंगे, हाँ आपको राय जरूर दे देंगे। तो भाई देखिए, विमला जी जो है पुरुषों को राय तो दे सकती हैं, न्याय दिलाने के लिए उसको आगे कंप्लेंट को भेज देंगी। अपनी राय दे सकते हैं। नहीं, मैंने यही कहा कि उस कंप्लेंट को आप आगे फॉरवर्ड देंगे जिले को कि भैया इन लोगों को भी न्याय दिलाओ। अच्छा विमला जी, आपको अब मुख्य राजनीति में जाने की इच्छा नहीं होती? आपको लगता नहीं कि आप सांसद का चुनाव लड़ें, आप देश की मंत्री नहीं, बने? देखिए राजनीति जाने की, चूंकि राजनीति में मैं थी तो राजनीति की इच्छा तो हमेशा रहेगी, राजनीति में तो हमेशा इसीलिए सवाल पूछा। मस्तिष्क से रहेंगे। अगर कभी कोई ऐसा मौका आता है तो क्यों नहीं। चलिए विमला जी, इंडिया न्यूज के इस मंच पे आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, इतनी सारी बातें बताई। मैं समझता हूं कि इसका पूरा फायदा देश की जनता को, जो महिलाएं हैं, जो आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखती हैं, उनको न्याय देने का काम तो आप करेंगी ही, लेकिन जिस ताकत से, जिस हिम्मत से गांव-गांव, घर-घर तक आप जा रही हैं, मैं समझता हूं कि आपको बहुत सलाम इंडिया न्यूज की तरफ से। और हम ये उम्मीद करेंगे कि इंडिया न्यूज जो है राज्य महिला आयोग के साथ भागीदारी करके और आप जो गांव-गांव, घर-घर तक जा रही हैं, उस मिशन को आगे पहुंचाएगा और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा जिनकी बातें आप तक देर से पहुंच रही हैं, थोड़ा समय लग रहा है, पुलिस थोड़ा हीला हवाली कर रही है। तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन करें जिससे उनकी मदद हो फौरी तौर पे, और आप के जो विचार हैं, आपकी जो इच्छा है, सरकार की जो इच्छा है, वो फलीभूत हो, चरितार्थ हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली प्लीज बजाइए विमला जी के लिए। विमला जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया है राजनीति में, और मैं समझता हूं कि इस तरह की राजनीति अस्थायी होती है। और हमने भी बहुत लंबा राजनीति करते हुए लोगों को देखा है। देखता हूं कि किसी को टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल में चले जाते हैं। विमला जी विधायक अच्छे मतों से जीत के आई थी, लेकिन जब इनका टिकट कटा तो विमला जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय हम लोग इनको खोज रहे थे कि नहीं कोई रिएक्शन दे तो कोई बात बढ़े आगे, लेकिन विमला जी ने कहा कि ना, हमें चुप रहना है। और उसका परिणाम विमला जी जो है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहाँ है। तो राजनीति में देखिए, इंतजार बड़ा मायने रखता है, पेशेंस बड़ा मायने रखता है, और भारतीय जनता पार्टी तो शायद इतना इम्तिहान लेती है, ये सब जितने लोग नेता यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते होंगे कि कितनी बार बुला के कितनी बार परीक्षाएं ली जाती हैं। क्योंकि मैं भी राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, तो इतना तो समझता हूं। विमला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। भाई जोरदार तालियां। और मैम, मैं चाहूंगा आप जरा मंच पर ही अभी मौजूद रहे, प्लीज आप बैठे। सब्र का फल मीठा होता है, जिसका जिक्र कर रहे थे अरविंद, और उसी का एक यहाँ पर उदाहरण खुद विमला जी मौजूद हैं और महत्वपूर्ण पद पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रही हैं। हम अगला सत्र शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ मेहमान मंच पर आएं और विमला जी और हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी उनका सम्मान करें, उनको सम्मानित करें। एमए चौधरी साहब, आप मंच पर आए, जो कि जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर हैं। चौधरी साहब, भाई तालियां बजा दीजिए, सम्मान हो रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आप डॉक्टर विपिन गुप्ता, इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संचालक। विपिन जी,
भाई तालियों में दम नहीं है, हापुड़। ठीक है। जयश्री सिंह तोमर समाज सेवी हैं, एसपी स्कूल की डायरेक्टर, एकेडमिक एवं केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल। मैम आप भी मंच पर आए। बहुत शुक्रिया जयश्री जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। हम अगले सत्र की शुरुआत करेंगे, सत्र जिसका विषय होगा व्यावसायिक शिक्षा और उससे रोजगार के अवसर। उसमें हापुड़ कहां तक पहुंचा है या क्या नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, इस सत्र को हम शुरू करें उसके पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक। Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College. Associate sponsor Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. हमें पता है आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का, है ना? और है अपनों की सुरक्षा का। इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। नया ETFI टेक्नोलॉजी दे 15% ज्यादा माइलेज, ज्यादा बेहतर राइड, ज्यादा स्पेस। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ये अमित कैसा है यार? ऋषभ ऑल वेल यार, तू सुना? बस भाई अपनी तो कट रही है जिंदगी, लेकिन भाई तेरे बारे में बड़े चर्चे सुने हैं। पॉश करनी में फ्लैट, न्यू स्मार्ट कार, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, अलग अलग एक्सपर्ट हायर किया है क्या? मेरी लाइफ में एक्सपर्ट तो बस एक ही है। हर चीज के लिए एक ही एक्सपर्ट? तू तो बड़ा स्मार्ट है यार। अब स्मार्ट बनना एकदम इजी है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट, स्मार्ट पढ़ो स्मार्ट बनो। तो आपने दैनिक जागरण आई नेक्स्ट पढ़ा क्या? Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College. Over to you, Ranjana. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस सत्र के हमारे खास मेहमानों के लिए। वो कहते हैं कि किसी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव करना हो तो वहां की शिक्षा की नीति को बदलिए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उस बदलती शिक्षा नीति का कितना असर या यूं कहें कितना फायदा हापुड़ को होने वाला है, और साथ ही यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरीके से रोजगार के अवसर आने वाले समय में प्रदान कर सकती है, उस पर विस्तार से चर्चा के लिए आज खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। सत्र की शुरुआत में करना चाहूंगी जयश्री तोमर जी से करना चाहूंगी, चूंकि आप केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और यही वजह है कि शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से 34 सालों बाद मैम शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है, किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि आप इस संभाग से एक लंबे अरसे तक जुड़ी रही हैं? देखिए, जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं उससे निश्चित रूप से हमारे विद्यालय को जरूर फायदा होगा। सिर्फ हमारे विद्यालय को नहीं, हम ये कह सकते हैं भारत के सभी विद्यालयों को अगर उसको हम सही तरीके से लागू करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा, जिसमें उन बच्चों को भी फायदा होगा जो मैं ये तो नहीं कहूंगी कमजोर वर्ग, लेकिन उनको कुछ उपलब्धियां नहीं प्राप्त हुई, उनको साधन नहीं मिल पाए जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यह साधन, ये नई एजुकेशन पॉलिसी से उनको बहुत सारे स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए यह साधन आगे बढ़ने के लिए मौका जरूर मिलेगा।
जी बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है कि जो संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी थी, आने वाले समय में उसकी भरपाई होते हुए राघवेंद्र जी देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा आपसे सवाल ये है कि अस्फी स्कूल की आप डायरेक्टर एकेडमिक हैं और एक नए कंसेप्ट के साथ आप आ रही हैं, वो नया कंसेप्ट क्या है? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र सुना है आपका कि कुछ नए प्रयोग करना चाहती हैं आप उस स्कूल के जरिए, उसको मैं समझना चाहता हूँ। जैसे कहा जा रहा है, मोदी जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, वही सपना हमारा है कि आत्मनिर्भर विद्यालय, जहां पर हम उन सबको, सभी छात्रों को ऐसे सक्षम बनाएंगे ताकि वह अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को स्वयं पूरा कर सके, हमें दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े। दूसरी चीज है, ये है अभी कुछ देर पहले जो एक बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण में, उसमें ही एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में अधिकतर एम्प्लॉयज, मतलब कि 99% एम्प्लॉय जो हैं महिला ही हैं। शिक्षा क्षेत्र में तो महिलाएं होती ही हैं, लेकिन हमने ये किया है कि कोशिश हमारी जारी है कि हम गार्ड वगैरह भी महिलाएं ही रखें ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। दूसरी चीज जो है, हम अपने छात्रों को इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हैं कि वह ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ें, सिर्फ आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने जो हमारे देश को आगे ले जा सके। ये हमारी कोशिश बहुत ज्यादा रहेगी, जिसमें हमारी नैतिक मूल्यों को हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, जो बहुत बड़ा, बहुत महान है संस्कृति, इस संस्कृति को हम अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहेंगे। बिल्कुल, हायर एजुकेशन के साथ और संस्कृति चूंकि जिक्र आप कर रही हैं, उसको कहीं ना कहीं बच्चों में डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज से जुड़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अन्य मेहमान भी हमारे साथ हैं, आप डॉक्टर विपिन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संचालक हैं सर। आप रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोजगार के जो अवसर अब तक पैदा होते हुए आए हैं, उससे एक स्तर ऊपर जाकर इसको देखा जा रहा है। प्लानिंग किस तरीके से है, क्या लगता है कि नतीजों में ये तब्दील हो पाएगा? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज की टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपना एक अधिवेशन हापुड़ में रखा, इसके लिए आप सब लोग बधाई के। शुक्रिया, धन्यवाद। जो अभी मैडम ने प्रश्न किया है कि इसमें दो राय नहीं है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार आवश्यक बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम शुरुआत से ही किसी बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देंगे, रोजगार किस तरह के उपलब्ध हैं उसके अनुसार हम उन्हें ट्रेन करना शुरू कर देंगे, और आवश्यकताओं को समझते हुए जो रोजगार समाज में उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें समझते हुए बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो इसमें दो राय नहीं है कि रोजगार 100% बढ़ेंगे और बच्चों को रोजगार मिलेंगे। परंतु जैसा भी मैडम ने कहा कि नैतिक शिक्षा के बारे में, मेरा मानना यही है कि किसी भी शिक्षा का मूल पहलू नैतिक होना चाहिए। पहले जब हम छोटे होते थे तो एक किताब होती थी कि नैतिक शिक्षा, अब वो पता नहीं कब पाठ्यक्रम से गायब हो गई, कब चली गई, इसका कभी पता नहीं चल पाया। तो मेरा मानना भी यह है कि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा अगर नहीं होगी तो रोजगार परक शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा नागरिक बनना किसी भी समाज का प्रथम दायित्व है। तो रोजगार अवसर के बढ़ाने के साथ साथ नई जो शिक्षा पॉलिसी आई है उसमें नैतिक शिक्षा भी डाली गई है, ताकि हमारे देश के नागरिक अच्छे नागरिक बन सकें और हमारे शिक्षा जो है वो अच्छे नागरिक समाज को दे सके। एम.ए. चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने नोएडा में भी काम किया है, कैलाश हॉस्पिटल में भी काम किया है, और अब आप जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं बतौर जनरल मैनेजर। जैसा गुप्ता जी ने कहा कि जब संस्कार को शिक्षा से जोड़ा जाता है, जब नैतिकता को जोड़ा जाता है, लेकिन दूसरा पहलू रोजगार का भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब रोजगार का पहलू जुड़ता है तो हापुड़ में जो तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, क्या यहाँ से स्टूडेंट्स रुक करते हैं बड़े शहरों का? क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद है नजदीक, मेरठ भी है पास में, नोएडा भी है, तो वो अंतर दिखता है आपको कि वो यहाँ ज्यादा भरोसा करते हैं कि उन बड़े शहरों की तरफ रुक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये हापुड़ अधिवेशन किया उसके लिए हापुड़ का चयन किया, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया जिस पे
मतलब शहर की जानी मानी हस्तियां, शिक्षा क्षेत्र से, राजनीति क्षेत्र से, व्यवसायिक क्षेत्र से, हर चीज को आपने कवर करने का कोशिश करा है। उसके लिए आप बहुत बहुत मेरे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक शिक्षा की बात करें, गाजियाबाद नोएडा की भी मैं अगर बात करूं तो मैं बताऊं, मैं मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हूं। मैं कैलाश नोएडा में पहले एज ए मैनेजर काम किया, उसके बाद मैंने रामा मेडिकल कॉलेज है यहीं पे, 7 साल मैंने वहां काम किया। अभी मैं 2 साल से जीएस मेडिकल कॉलेज में एज ए जनरल मैनेजर हूं। तो अगर मैं रोजगार और इन सारी चीजों की भी बात करूं तो आप ये देखिए, हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद में भी अगर मैं बात करूं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की, तो यहां पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं। आप बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट जो बहुत पुराने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप उन्हें भी उठा के देखिएगा कि 3 मेडिकल कॉलेज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इसे अगर मैं पहले रोजगार से जोड़ता हूं, उसके बाद में शिक्षा पे आता हूं, तो अगर हम रोजगार की बात करें, अगर हम वो बात करें, तो आप ये मानिए एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिला। बात आपकी गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर तीनों मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की बात करूं, तो तीनों मेडिकल कॉलेज में 90% फैकल्टी जो है गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से ही आती है, यानी एनसीआर से आती है। तो रोजगार हमारे हापुड़ के मेडिकल में उन लोगों को मिला। उसके साथ साथ ये तो डॉक्टर्स की बात हो गई, उन्हें मिला। हमारे यहाँ इतना सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत सारे, मतलब अगर मैं कह दूं क्लास 4 के 800 लोग मेरे यहाँ पे वर्किंग हैं। सारे मेडिकल कॉलेज में अराउंड 800 लोग, 800 लोग होंगे, उन्हें रोजगार मिला। जहां तक शिक्षा की बात है, अगर मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज की बात करूं, खासतौर से मैं जीएस मेडिकल की बात करूं, तो अभी तो नीट सिस्टम हो गया है। नीट की मेरिट के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजों को सीटें मिलती हैं। मेरे यहाँ 150 सीट हैं, 150 की 150 फुल हैं। तो वो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बात अलग है कि हम हापुड़ में है, पार्ट ऑफ एनसीआर तो है ही है, लेकिन जो शिक्षा का जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, एक चीज और बताऊं, इसके साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल बने हुए हैं। उन हॉस्पिटल से हापुड़ की पॉपुलेशन को नहीं, मैं आपको बताऊं, खुर्जा, मथुरा, और अगर बात करूं इधर मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौद, वहां तक के लोग आके भी जो हमारे लोग जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पे ले रहे हैं। तो शिक्षा साथ में हो गई और रोजगार मिल गया। तो ये हापुड़ के लिए फक्र की बात है कि 3 मेडिकल कॉलेज हैं, इतने स्कूल्स हैं, सब हैं, तो वैसे ही रोजगार के जो अवसर बढ़ गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इस बात पर होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं, और ये एक भरोसा ही है जो इन लोगों को यहाँ पर खींच कर लेकर आता है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि व्यवसाय की बात हो रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में क्या सुधार हो पाएगा? कितनी बड़ी चुनौती उसको आप देखती हैं? बिल्कुल, गुणवत्ता में तो सबसे पहले सुधार आना चाहिए, और अगर जब हम अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है ये होगा ही। आपको एक मैं बहुत अपने बचपन की बात बताती हूँ। हम लोग घर में रहते थे तो वहाँ दादियां वगैरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, 3-4 क्लास पास होती थी, लेकिन घर में एक कैलेंडर लगा रहता था जो चंद्रशेखर आजाद का था, भगत सिंह का होता था, और वो दादी को इतनी उनकी नॉलेज होती थी कि वो बता देती थी कि ये कैलेंडर किसका है, कैसे है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमको अपने बच्चों में भरनी है, और यही हमारी नई शिक्षा नीति है, जिसकी वजह से हमारे अपने लोगों की जानकारी हो, हमारे आसपास की जानकारी हो, अपने देश की जानकारी हो, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है अब तक ये लैकिंग था कहीं ना कहीं? ये कहीं बिल्कुल लैकिंग था। हम लोग ज्यादातर फिल्मों पर आधारित हो गए थे, जिस फिल्मों में वो चीजें, वो गुण नहीं दिखाई जाती थी जो पहले दिखाई जाती थी। जो पारिवारिक होता था, हम लोग कहते थे ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो ज्वाइंट फैमिली अब मिसिंग है हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज ज्वाइंट फैमिली में का मकसद ये होता था कि हम अगर एक उपलब्ध नहीं है तो दूसरा इंसान बच्चे की देखभाल कर लेता था और उसको अच्छी चीजें सिखाता था, और हम एक परिवार में एकजुट होकर रहना चाहते थे, सीखते थे। अब क्या हो रहा है, एक अलगाववाद सा हो गया है, सब अलग अलग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये सारी चीजें हम नई एनईपी में जोड़ रहे हैं, और ये जुड़ेंगी, निश्चित रूप से जुड़ेंगी, और उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ
और जो चीजें हैं, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, देश की रक्षा के लिए तो हम सारे आगे आ ही जाते हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कितने लोग उसमें सहयोग दे पाते हैं ये बात नहीं, मतलब बहुत कम होता है। हमारे विद्यालय में ये दिखाया जाए, जरूर हम लोग शुरू कर रहे हैं 3rd ऑनवर्ड, कि हम उनको सैनिक स्कूल के हिसाब से उनको मोटिवेट करें, उनको ट्रेन करें, और उनकी 7th क्लास से जो भर्ती होगी, जो सैनिक स्कूल में जा सकेंगे, उसके हिसाब से। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बचपन से ही शुरू की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना जो है वो बचपन में ही उनके दिमाग में आ जाएगा। अगर 10 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे देशभक्ति की बात सीखते हैं, वो आगे 10 बच्चों को सिखाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अब राज्य सरकार तो निरंतर इस क्षेत्र में फोकस कर रही है, लेकिन क्या वाकई वो जो फोकस का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील हो पाया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो कहते भी है ना कि हम भी उड़ना चाहते हैं आसमान में, एक खुले आसमान की हमें आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के रूप में सरकार ने वो खुला आसमान तो जरूर दिया है, लेकिन उड़ान कितनी अच्छी होती है, कितनी दूर तक हम जा पाते हैं, वो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी और तीसरा जो हमारा सत्र होगा, कोरोना काल और उसका असर कितना पड़ा बाजार पर। व्यवसाय, बाजार किस तरीके से फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा, इन तमाम चीजों पर हमारी चर्चा रहेगी। वो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे मंच पर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College। और मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूं कि कोविड काल जिस तरह बीता, बहुत नुकसान हुआ लोगों का, बहुत बड़ा झटका था। वो कितना बड़ा झटका था और आप कैसे उबर रहे हैं उससे, कैसे गाड़ी पटरी पर लौट रही है आपकी? जो कोविड का काल था, उससे उत्पीड़न जितना मजदूर वर्ग का हुआ है, उससे ज्यादा उद्योगपति का हुआ है। उद्योगपति का इसलिए हुआ है कि हमारे उद्योग को अंदर जो लेबर थी, जो स्टाफ था, जो कर्मचारी थे, उनके लिए सरकार ने ये आदेश दे दिया कि आपको इनको तनख्वाह देनी है। अब हमारे ऊपर स्थिति ये कि हमारा व्यापार बंद, बैंक से हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगातार चल रहा है जी, और जो हमारा स्टाफ है उससे हम काम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको हमें लगातार पैसा देना है। तो इससे सबसे ज्यादा जो कमर टूटी है वो उन उद्योगों की टूटी है जिन उद्योगों के अंदर स्टाफ और कर्मचारी ज्यादा थे। उसमें रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में मजदूर से लेके और एक मैनेजर तक सबका रोजगार जुड़ा है। लकड़ी वाले का रोजगार, ईंट वाले का रोजगार, लोहे वाले का रोजगार, मिस्त्री का रोजगार, बिजली का रोजगार, इवन हमारे हर क्षेत्र का रोजगार रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। वो सारा प्रभावित होने का काम हुआ है। अब वो धीरे धीरे हम इसमें उभरने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी ही वहां का विकास होता है, वहां का रोजगार होता है, वहां का व्यवसाय होता है। मरगूब त्यागी जी, एक वक्त ऐसा था जब हापुड़ को गुड़ और गन्ने के नाम से जाना जाता था। यहाँ की गुड़ की मंडियां विश्वविख्यात थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यहाँ की मंडियां और यहाँ का कारोबार पूरी तरीके से मंदा पड़ता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से वो धूमिल हो चुकी पहचान हापुड़ पा पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपके इस चैनल को कि आपके इस सवाल के माध्यम से जो हमारे व्यापारी वर्ग के मन की पीड़ा है वो पूरे देश के सामने जाएगी। सच्चाई यह है कि आज जो मिडिल क्लास है और जो मजदूर क्लास है, उसका रोजगार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा ही व्यापार लीजिए, कोरोना काल में और आज में दोनों में इतना अंतर आ गया कि लोहा महंगा हो गया है, सीमेंट वो महंगा हो गया है, ईंट है वो महंगा हो गया है, डीजल है वो महंगा हो गया है, पेट्रोल है वो महंगा हो गया है, और जो हमारा एसेट्स है, जमीन और फ्लैट्स, उसकी कीमत सरकार भी मान रही है कि 25 से 30% कम हो गई है। जिस कीमत पर हम कोरोना से पहले अपनी चीज बेच पा रहे थे,
उससे आज 25 से 30% कम कीमत हमें अपने उत्पाद की मिल रही है और उस उत्पाद को मेंटेन करने के लिए हमें 30 से 40% तक खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हम कितने संघर्ष के दौर में आज व्यापारी जी रहा है। बिल्कुल, मतलब कीमतें तो कम मिल रही है लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी का कारण है। संजय अग्रवाल साहब हमारे बीच में, लकड़ी व्यापारी हैं सर आप क्या लगता है कोरोना काल का कितना असर आपके व्यापार पर आपको देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बताऊं इंडिया न्यूज के माध्यम से कि कोरोना शुरू होने के बाद चल गया। सारे क्षेत्र का व्यापारी, पूरे यूपी का व्यापारी बिल्कुल घरों में कैद हो गया जनता के साथ। सरकार ने जनता को अनाज तो दिया होगा, लेकिन अनाज के साथ और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश के व्यापारी ने उस जनता को सप्लाई की, क्योंकि सप्लाई चेन हम हैं। उद्योग किसी चीज को बना तो सकते हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हाथ में है वो व्यापारी समाज के हाथ में होता है। और तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तमाम रेस्ट्रिक्शंस जो प्रदेश सरकार के थे, हमारे लाखों व्यापारियों के उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन उल्लंघन के चालान भी कटे, लेकिन व्यापारी ने, जो व्यापारी का पहला कर्तव्य है समाज सेवा का, व्यापारी उससे पीछे नहीं हटे और कोरोना से हमने जनता के साथ मिलकर के लड़ने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी हाल ही में कोरोना काल में जो व्यापारियों पर मुकदमे कायम हुए थे उनको वापस लेने की बात की है। अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। मैं आपके इस मंच के माध्यम से वो चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जिनसे आज व्यापारी परेशान है। सबसे पहला विषय है वैट का, जीएसटी सरकार जब 2 साल पहले लाई थी तो पूरे देश के अंदर एक उम्मीद व्यापारी को जागी थी, जो हमारा सन 78 से नारा था कि एक देश है एक निशान और एक टैक्स का बने विधान। तो हमने सोचा था कि जीएसटी के आगमन से शायद हमारे देश में कर प्रणाली में समानता आएगी और टैक्स का स्लैब एक हो जाएगा। सरकार ने जीएसटी के 2 साल के दरमियान में लगभग 1000 से ऊपर अमेंडमेंट किए हैं और आज देश के तमाम व्यापारी संगठन, तमाम औद्योगिक संस्थाएं इस बात का विरोध कर रही हैं कि जीएसटी के टैक्स में असमानता से हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि यदि एक पेन पर उत्तर प्रदेश में 18% जीएसटी लगता है तो बंगाल में उस पर 12% है। यही टैक्स की असमानता व्यापारी का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रहे हैं और बंगाल का व्यापारी प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे निकल रहा है। संजय जी, मैं एक दूसरा सवाल लेके आपके सामने ये आ रहा हूँ। लकड़ी कारोबारी हैं आप, हापुड़ के जब व्यापार की बात करें तो गुड़ की बहुत बात होती है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा बाजार है यहाँ। लकड़ी के व्यापार के बारे में बताइए, कब आपने शुरुआत की थी और पहले किस तरह का बाजार था और अब किस तरह का बाजार है? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अनाज और गुड़ का व्यापारी हूं। तो मेरे लिस्ट में, मैं माफी चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि आप लकड़ी के कारोबारी हैं। मैं माफी चाहता हूं जी। मैं आपको गुड़ और अनाज के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकता हूं। मैं जानना भी चाहता हूं क्योंकि गुड़ का एक बड़ा काम है यहाँ पर। गुड़, हापुड़ गुड़ की एशिया प्रसिद्ध मंडी के रूप में विख्यात है। हापुड़ और मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मंडियां हैं, लेकिन चूंकि कोरोना काल में तमाम मंडियां बंद रही तो इसलिए व्यापारी का भारी नुकसान हुआ है और व्यापारी उससे उभरने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। हमारे किसान भाइयों का व्यापारियों के साथ चोली दामन का साथ है। आपने मंडी का जिक्र किया है तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार ने अभी हाल में जो एक कानून लागू किया है कि मंडी के बाहर बिना टैक्स दिए और बिना लाइसेंस के व्यापार होगा और मंडी के अंदर टैक्सेशन व्यवस्था कायम होगी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था से
उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादन मंडियां समितियां हैं उनका स्वरूप बिगड़ेगा। प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार अवश्य। बिल्कुल संजय जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आपने बताया कि आप गुड़ का भी व्यापार करते हैं और गुड़ के लिए, गुड़ की मंडियों के लिए हापुड़ जो तस्वीर इसकी धूमिल कहीं ना कहीं हुई है, वो कौन से कदम होंगे आने वाले समय में, चूंकि कोरोना काल के बाद एक बड़ी मंदी का दौर गुड़ मंडियों ने देखा है, उठाए जाए जिससे कि तस्वीर एक बार फिर से प्रसिद्धि की साफ हो पाए? सुधार के लिए जहां तक मेरी समझ है, मैं एक बहुत बड़ा विषय है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुड़ की पैदावार में अग्रणी स्थान रखता है और यहां का गुड़ देश के कोने कोने में परिवहन होकर जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए व्यापारी पर परिवहन का बहुत भारी खर्च आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही गुड़ का उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य 1-2 प्रदेश में भी गुड़ का उत्पादन होता है। तो प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए हमें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े रेट पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई कदम अवश्य उठाना जाना चाहिए जिससे जनता और व्यापारी को राहत मिले। बिल्कुल, ये बहुत रंजना, इस बीच जरूरी भी है। में हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी भी है, व्यापारी है, आ चुके हैं। सुरेश जी, आप भी मंच पर आ जाए। रंजना, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुरेश जी के लिए भी। थोड़ी देरी से जरूर सर आप पहुंचे, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपसे सवाल इसलिए है क्योंकि व्यापारी आप हैं। ऐसे में जो ऑफ टैग व्यापार हुआ है कोरोना काल के बाद, जो असर कोरोना काल का कहीं ना कहीं यहाँ के खासतौर पर हापुड़ की बात करूं व्यापार पर देखने को मिला है, क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से ट्रैक पर, पटरी पर जो गाड़ी है वो कैसे तेजी से दौड़ पाएगी? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, यहाँ तो मुझे कहीं मंदा दिखाई नहीं देता। मेरी बातें बिल्कुल सबसे अलग है, इसे कोई अदरवाइज ना ले, क्योंकि ना तो प्रॉपर्टी में मंदा है, ना किसी घूमने वाले हिल स्टेशन खाली है कोई। पर यह है कि चूंकि हिंदुस्तान में नंबर 2 का पैसा बहुत है, विदेशों में तो सब डेबिट क्रेडिट कार्ड चलते हैं, यहाँ तो नंबर 2 का पैसा लोगों पे बहुत है, इसलिए महसूस ही नहीं होता कि कब तेजी आई कब मंदी आई। आज भी प्रॉपर्टी के रेट 20% बढ़ गए हापुड़ में 1 साल में जी। तो मेरा तो अपना मानना है कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो वाकई परेशान है, तो अब फिर भी वो सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार के संग रहना उसकी मजबूती। पैसे की जो आप बात कर रहे हैं, देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो रोजी रोटी के लिए जूझती है। हाँ, जूझती है। तो विदेशी पूंजी सबके पास नहीं है, सबके तो पास बड़ी आबादी की जरा बात करें। नहीं, बड़ी आबादी के तो मैं बता रहा हूँ ना, बड़ी आबादी पर इतना पैसा है, पूरे देश की इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही है। खाली अकेला ये नहीं है कि भाई जो 5% 10% पूंजीपति ऐसे हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, बाकी 90% 90% तो अपना हैंड टू माउथ रहेंगे। वो पूंजी की मैं बात कोई नहीं चाहता कि सब समाजवाद आए, हर आदमी चाहता है जो भी मजदूरों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। देखिए, हमारा मकसद ही सर ये है कि आम जनता के मुद्दे लेकर हम इस मंच को यहाँ पर लेकर आए हैं और उसी तबके की हम बात करते हैं, क्योंकि जो तबका बहुत अच्छे जीवन यापन कर रहा है उसे तो परेशानी है ही नहीं, समस्याएं आम जनता को होती है। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम हापुड़ की धरती पर मौजूद हैं। मरगूब साहब, आप ही से सवाल लेना चाहूंगी, चूंकि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सवाल ये है कि जिक्र सर कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर का पैसा है, लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत बड़ा तबका जो खुश है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है और उनकी समस्या लगातार बढ़ी है। सरकार निरंतर कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? सुरेश जी के मैं इस जवाब पे मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैं जिस उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, मेरे उस उद्योग से देश का 90% वो तबका जो हैंड टू माउथ है, जिसको काम पर जाना है तब उसको रोजी रोटी मिलनी है। जैसे सुबह बेलदार आएगा, शाम तक बिल्डिंग में ईंट ढोएगा तो उसको पैसा मिलेगा, मिस्त्री आएगा शाम तक काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, प्लम्बर आएगा काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, पेंट वाला आएगा पेंट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, लकड़ी वाला आएगा लकड़ी का काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। चूंकि मेरे व्यापार में 90% वो व्यक्ति जुड़ा है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, लेकिन उसकी श्रम शक्ति के लिए केवल और केवल वादे हैं, उसके लिए कोई काम नहीं है। ये सच्चाई है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित वो श्रम शक्ति हुई, लेकिन उसी श्रम शक्ति के साथ में उस श्रम शक्ति से जुड़े हुए उद्योगपति उनसे ज्यादा इसलिए प्रभावित हुए कि हमारे ऊपर यह दबाव था
कि आप अपनी लेबर से काम नहीं कराएंगे लेकिन उसको पैसा देंगे। जी, ये हमारे ऊपर दबाव था। लेकिन संजय जी, एक व्यापारी के तौर पर तो मुख्यमंत्री साहब के काम से बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में लाखों व्यापारियों के जो चालान कटे और जो मुकदमे कायम हुए, अगर प्रदेश सरकार ने उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है तो निसंदेह मैं एक व्यापारी होने के नाते उसकी सराहना करता हूं। वो मुकदमे वापस होने चाहिए थे। हमने हर मंच पर न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी लखनऊ में मिलकर के ये निवेदन किया था कि व्यापारी ने समाज सेवा की है, व्यापारी सप्लाई चेन है। यदि कोई छोटी मोटे उल्लंघन अगर लॉकडाउन में हुआ है तो व्यापारी ने पैसा कमाने की नीयत से वो उल्लंघन नहीं किया। वो समाज सेवा में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यदि हमें दुकान खोल करके रात्रि 12 बजे भी सामान देना है तो हमें पहली सेवा उस ग्राहक की करनी है, उस जरूरतमंद की करनी है। तो मैं फिर एक बार प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों पर से मुकदमों को वापस लिया। बात मुकदमों तक सीमित नहीं है। मुकदमों के अलावा कोरोना काल में उद्योगपति के ऊपर जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो बैंक का हमारे ऊपर कर्जा था, हमने व्यापार नहीं किया, हम अपने घर 6 महीने तक बैठे रहे, जन सेवा में बराबर भागीदारी करी, कर्मचारियों को बराबर सैलरी दी, तो प्रदेश सरकार थोड़ी हमारी ये मदद कर दे कि उस दौर में हमारे से बैंक का ब्याज फ्री कर दिया जाए। हमारे कोई ये मांग ऐसी है भी नहीं, हमारे कोई ये मांग गलत भी नहीं है, सही मांग है हमारी। ये मरगू भाई आपकी अपनी मांग है, लेकिन संजय जी आपका रुख करूंगा। गुड़ और मंडी, इन दोनों काम में कितना नुकसान हुआ और कितनी मुश्किलात अब हैं कोरोना काल के बाद? क्योंकि विषय हमारा यही है कि कोरोना काल के बाद अब क्या स्थिति है बाजार की और संभावनाएं क्या देख रहे हैं आप? मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना काल में गुड़ का व्यापार तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अभी आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान धरने पर हैं, तो गुड़ की अराइवल हापुड़ मंडी में नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम है हर मंडी में। और अनाज अभी है नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद गेहूं की फसल आनी शुरू होगी। तो इस समय तो व्यापारी जो है दिसंबर के महीने से लगभग अपने हाथ पर हाथ रखे बैठा है और हमें इंतजार है नई गेहूं के आने का। तब हमारा प्रॉपर वे में अपना व्यापार धीरे धीरे शुरू होगा अनाज का। और गुड़ आने का समय अक्टूबर नवंबर में होता है, तो वो अभी दूर की बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे पटरी पर व्यापार जरूर आएगा, क्योंकि मैं निराश हूं, नाउम्मीद नहीं हूं कि हमारे प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश की मेहनतकश जनता और हमारे प्रदेश का व्यापारी कोरोना से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। और हम व्यापार में भी चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि समझ अच्छी बात कही कि निराशा में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं बिल्कुल, होना हर चाहिए। सिक्के के 2 पहलू होते हैं और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों से होकर हम गुजरे हैं तो पॉजिटिविटी की जो लाइट होती है उसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरेश जी, एक व्यापारी होने के नाते क्या संजय जी के मत से आप भी मत रखते हैं या फिर इससे आप अलग सोचते हैं? छोड़ना चाहिए। साथ साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, सरकार जो किसानों के लिए जितनी भी सुविधा दे रही है, अभी तक सरकार गन्ने का भुगतान नहीं करा पाई पिछले साल का। इसकी तो मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि मेरी गौशाला के 11 लाख रुपए रुके पड़े 1 साल से। मैं हापुड़ की गौशाला देखता हूँ जी, 2300 गौवंश है, बूढ़ी गायों का वृद्धाश्रम है। 1905 से ये गौशाला स्थापित है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। 10% गौवंश केवल दूध देता है, बाकी सब निराश्रित है। अब जब देश अनलॉक की प्रक्रिया में था और अब एकदम से सब चीजें खुल चुकी हैं, व्यापार पूरा खुल चुका है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग है, किस तरीके से आगे आप बढ़ा रहे हैं? क्या अभी भी उतनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर अब सरलता है? अब इतनी सरलता है कि हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं। पिछली बार बहुत दिक्कतें थी, लॉकडाउन में भी मैं कई बार गया, मुझे कई बार रोका गया, तो आखिर मुझे प्रशासन को यही बताना पड़ा 2300 गौवंश और 100 कर्मचारी, इनका जीवन यापन एज ए CEO मुझे देखना है। तो मैं मेरे पास भी हालांकि प्रशासन ने बनवाए, भूसा लाने के लिए हम पे गाड़ियों पर परमिट नहीं थे, फिर CM साहब को लिखा गया, उन्होंने 24 घंटे में ही ऑर्डर करे कि इन्हें परमिट दिए जाए, तब जाके हमारे गायों के लिए भूसा आ पाया। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात भी है। इसलिए मरगूब साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है। देश के कई बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति अभी काबू में है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार एहतियातन तौर पर तमाम कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है कि कोरोना एक बार फिर से ये महामारी उत्तर प्रदेश को जकड़ती है तो व्यापार जो ट्रैक पर आया वो पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक हो जाएगा? बिल्कुल दोबारा फर्क पड़ेगा।
एक्चुअली हर व्यापार के अंदर श्रम शक्ति महत्वपूर्ण होती है। अब यदि कोरोना काल दोबारा आता है तो सबसे पहले उस श्रम शक्ति को रोक दिया जाता है कि आप काम नहीं करेंगे। अब आप ये समझिए ना कि श्रम शक्ति जो है वो इंजन है। आप ये कहें कि साहब आपकी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया तो गाड़ी तो फिर चल ही नहीं सकती। इसी तरह अगर व्यापार के अंदर, अभी सुरेश जी ने कहा कि मेरे 100 कर्मचारी हैं, तो अगर उन 100 कर्मचारियों से ये कह दिया जाए कि आप गौशाला नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो इसी तरह से अगर श्रम शक्ति रोक ली जाएगी तो व्यापार तो ऑटोमेटिकली ठप हो जाएगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से सड़कें डेवलप करी जा रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई की बात है। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार को अगर इसी तरह से उपलब्ध कराएं, और खास तौर से व्यापारी वर्ग ने सरकार को कोरोना पीरियड में बहुत सहयोग दिया है। वही सहयोग हम ये चाहते हैं सरकार से कि जब हम पर संकट की स्थिति आए तो सरकार हमारे साथ खड़े हो जाए। जिस तरह से हम सरकार के साथ खड़े हो गए थे, इस तरह जब हम पर संकट आए तो सरकार हमारे साथ खड़े होकर हमारी समस्याएं सुने, उसमें हमारी मदद करने का काम करे। लगता है क्योंकि रिटेल मार्केट की अपनी स्थिति होती है। रियल एस्टेट में क्या है कि जो आपके बाहर होते हैं ज्यादातर मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, लोग होते हैं, वो भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन में और कोरोना काल में। पूरी तरह से जो फ्लैट्स के खरीदार हैं, मेरे यहाँ फ्लैट्स बन के तैयार खड़े हैं, खरीदार नहीं है। अब मैं उन फ्लैट्स को बनाने के लिए जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा मेरा नहीं था, वो मैंने बैंक से पैसा लेकर लगा दिया। बैंक का इंटरेस्ट रोज मुझ पर चल रहा है। जो फ्लैट एग्जाम्पल मेरा 25 लाख रुपए में तैयार हो रहा था, ब्याज समेत लगा के मेरा 30-32 लाख में पड़ रहा है। मार्केट में वो बिक नहीं रहा। तो ये दिक्कत तो है ही में। तो सरकार अगर हमारी इन सब सुविधाओं के ऊपर ध्यान दे, हमारा सहयोग करे, तो कोरोना काल का जैसे हमने मुकाबला करा है वैसे मंदी का भी मुकाबला करने का काम करेंगे। बिल्कुल। संजय जी, कितने तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल। व्यापारी इस कोरोना से पहले भी लड़ाई लड़ता आया है और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। हमने जहां सरकार को टैक्स देने का काम भी किया है, उसके साथ जनसेवा और समाज सेवा में भी व्यापारी ने अग्रणी। पूरे प्रदेश का व्यापारी, ये उत्तर प्रदेश की जनता गवाह है कि कितने लोग पैदल पैदल बिहार गए, लाखों की संख्या में लोग हापुड़ होकर के निकले। और हापुड़ के भामाशाहों ने, जो व्यापारी वर्ग है, उसने, बेशक हमारा काम नहीं था, हम खाली बैठे थे, लेकिन मानवता के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते तमाम व्यापारी सड़कों पर आए और उन अपने यात्रियों को हमने, जो हमारी हैसियत थी, जिस लायक हम थे, हमने उनकी सेवा की। और मैं फिर एक बार कोरोना से जो लड़ाई हमारे व्यापारियों ने लड़ी है, आम जनता ने लड़ी है, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा। और इंडिया न्यूज का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने हापुड़ के तमाम लोगों को आज ये अपना मंच देने का काम किया। बहुत शुक्रिया सर। आपका एक आखिरी सवाल सुरेश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देश के बड़े बड़े राज्यों में कई मजदूरों ने काम किया। कोरोना काल के दौरान सब स्थानीय लोग अपने अपने घर वापस लौटे। बड़ी तादाद उन लोगों में हापुड़ की जनता, यहाँ के रहने वालों की भी थी। ऐसे में अब जब एक बार फिर से चीजें खुली हैं, ऑफ ट्रैक हुआ है सब कुछ, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मजदूर थे, क्या वो वापस लौट पा रहे? उनको कितनी चुनौतियां हो रही हैं? तो उनके सामने बहुत है, ना तो वो खुल के काम कर पा रहे हैं, ना व्यापारी की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो पूरा पैसा लगा के पूरी ताकत से अपना काम बढ़ा दे। क्योंकि फिर कोरोना की वापसी की बात चल रही है। कई प्रदेशों में तो 7-8 प्रदेश, पहले 5 प्रदेश थे, अब 8 प्रदेश हो गए। उसमें इतना बढ़ गया है कि 16,000 मरीज रोज हो गए। ये संख्या एक डॉक्टर उन्होंने लिखा है कि ये हर 2 हफ्ते में दुगनी होगी। हर 2 हफ्ते में दुगनी होने का मतलब तो ये 2 महीने में लाखों में पहुंच जाएगी। ये बात सुरेश जी कह रहे हैं, जो खरीदार है उसके पास जो पूंजी है वो बचा के रखना चाहता है इमरजेंसी के लिए, और जो व्यापारी है वो घाटा जो हुआ अब वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता। तो दोनों तरफ से ब्लॉकेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समस्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी भी है और उसी को कम करना है। हालांकि एक बार फिर से कोशिशें तमाम हो रही हैं, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लोग भी अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर हम हापुड़ की करें, जो मंडियां यहाँ पर पूरी तरीके से मंदी पड़ गई है, वो आने वाले समय में कितना प्रोग्रेस कर पाती है और कितनी जल्दी कर पाती है, राघवेंद्र जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करते, इसे खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सेशन के खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया न्यूज का मकसद
अधिवेशन करने के पीछे की वजह यही है कि हर क्षेत्र से लोग जुड़े, समस्याएं क्या है, समाधान क्या हो सकता है, सरकारों से कितनी उम्मीद है या सरकार से कितनी उम्मीद है, और उसके साथ साथ उसमें समस्या कहां आ रही है या फिर रुकावट बाधा कहां पर है। अगला सत्र हम शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा विराम लेंगे, जल्द हाजिर होंगे। Powered by UP Government, co-presented by Paras and Samia, associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College।